नमस्कार। आज के इस स्त्रीरोग संभाषा के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज जैसे कि कल के सत्र में हमने सूतिका अवस्था को लेकर, सूतिका परिचर्या को लेकर डिस्कशन किया था। आज के सत्र में हम लोग आगे बढ़ते हुए सूतिका विकारों के बारे में डिस्कस करते हैं। आचार्यों ने सूतिका विकार करीब करीब आई थिंक 75 to 80 टाइप्स ऑफ सूतिका रोगों का वर्णन किया है। इसमें से कुछ रोगों का, जैसे अभी फिलहाल हमने पिछले हफ्ते में ही मक्कल शूल को लेकर डिस्कशन किया था। आज मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे सूतिका किसको कहा जाए, इसको लेकर हमने डेफिनेशन देखी थी कि अपरापतन यानी प्लेसेंटा जब निकाल दिया जाता है उसके बाद उसको 1.5 महीने तक हम लोग सूतिका कह सकते हैं। 45 डेज एक नेचुरल पीरियड सभी चरक सुश्रुत अष्टांग का सभी ने इसके बारे में बताया कि 45 डेज तक आपको जो भी प्रसूता स्त्री है उसको सूतिका कहना है। तो इस दौरान जो भी सारे विकार होते हैं, जो भी छोटी मोटी शिकायतें इस सूतिकावस्था में महिला के इसमें देखी जाती है, उन सभी का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण हम लोग सूतिका रोगों में कर सकते हैं। इसमें ज्वर से लेकर छर्दी, अंगमर्द, अरुचि, अनिद्रा, मलावष्ठंभ, अर्श, अतिसार, कोई भी जख्म है, व्रण है या फिर उदरशूल है, ऐसे कई सारे व्याधि इसमें आ सकते हैं। बट बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा कॉमन और जैसे कि जिसकी संप्राप्ति हम लोग अगर काय चिकित्सा के दृष्टिकोण से देखें तो ज्वर, जो एक पित्त का प्रकोप जन्य व्याधि बताया है, रुद्र के कोप से ज्वर की निर्मित हुई है। आचार्य चरक ने काफी विश्लेषित रूप से ज्वर के बारे में वर्णन किया है। तो सबसे पहले मुझे लगता है हम लोग ज्वर के बारे में डिस्कस करें। सूतिका ज्वर, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सूतिका ज्वर ये बहुत ही कॉमन है। जब सूतिका में लाइक आपके पास सूतिका यानी कोई भी महिला रुग्ण कितने दिन के पश्चात आती है और वहां पे इसको हम लोग किस एंगल से देखें, तुरंत उसके बाद लाइक डिलीवरी हुई है और तुरंत अगर महिला आती है कि बुखार है, सो मे बी लाइक कोई यहाँ पर इन्फेक्शन, जो प्रसूति की अवस्था है, प्रसूति के दौरान कोई टाइप का अगर इन्फेक्शन हुआ हो तो इसको हम लोग प्यूरपेरियल फीवर, या इसको इस प्रकार से देखना होगा कि कुछ भूताभिसंकच टाइप का ये ज्वर है क्या। यहाँ पर सूतिका अवस्था में ज्वर आने के कई सारे कारण भी होते हैं, ना केवल बट लाइक अंगमर्द, अरुचि, आलस्य। एक सूतिका अवस्था में लाइक प्रसूति के दौरान जो भी सारे स्ट्रगल्स हुए हैं, जो भी सारा कुछ उसके साथ हुआ है, लाइक सीजर हुआ है तो ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बुखार आता है। बट अगर नॉर्मल लेबर है तो नॉर्मल लेबर से गुजरने के साथ साथ सूतिका महिला में एक प्रकार से शारीरिक और मानसिक दुर्बलता आती है, थकान आती है। इस थकान के कारण भी मानिएगा, और लाइक धातु का क्षय है, रस धातु का क्षय हो गया, फिर पित्त का प्रकोप है, कुछ जो भी चिंताएं, पीड़ाएं, वेदनाएं होती है, मानसिक तौर पर जो अस्वस्थताएं होती है, उसी के प्रतीकात्मक रूप में, थकान के रूप में भी ज्वर आ सकता है। तो ज्वर की सिवियरिटी को देखिएगा। एक दूसरा इंपॉर्टेंट कारण मेरे ऑब्जर्वेशन से, मेरे ख्याल से ये भी होता है कि जब सूतिका नई नई होती है तो उसमें दुग्ध का प्रवर्तन होता है, यानी स्तन्य का प्रवर्तन होने लगता है, मदर्स मिल्क सिक्रेट होने लगता है। तो कई बार मदर्स मिल्क जो है ये पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ पाता है, या पूर्ण रूप से बाहर आने के समय में या शुरुआती दौर में, जैसे कि ये उसके लिए नई चीज होती है कि मदर्स मिल्क सिक्रेट हो रहा है और बच्चा उसको दूध पी रहा है, तो इस दौरान भी कई बारी दूध भर जाने से दूध की गांठें भी बनती है। बट शुरू की अवस्था में इतने 2-3 दिन में दूध की गांठें नहीं बनेंगी, बट 8-10 दिन के अंदर भी कई बार ऐसे होते हैं। एक आमतौर पर 90% महिला में दूध के कारण ये सूतिकाजन्य अवस्था में ज्वर आता है। तो ये एक बड़ा कारण हमें देखना होगा, और इसमें हम लोगों को कैसे ट्रीटमेंट करने हैं, प्लान, ये भी मैं बताऊंगी। तो ज्वर एक सामान्य अवस्था है, तो ज्वर के साथ अगर कुछ बाकी खांसी है या दूसरे कुछ लक्षण है, रिलेटेड सिम्टम्स क्या है उसको भी देखिएगा। बट मेरे हिसाब से कोई भी टाइप का ज्वर होगा तो इसमें हम लोगों को बुखार बढ़ने नहीं देना है। अभी आगे का, जैसे गर्भीण अवस्था में भी गर्भ के ऊपर सब कुछ परिणाम होता था, जो भी महिला करती थी ना, उस सभी खान पान का, उसके व्याधियों का सबसे पहला परिणाम गर्भ पर होता था। यहाँ पर भी जो भी महिला खान पान करती है उसके साथ रस धातु से स्तन्य का प्रवर्तन होता है, स्तन्य बनता है, और इस दूध को बच्चा पीता है तो जो भी माँ के व्याधियां है या माँ के शरीर से जो भी प्रतीकात्मक रूप में ये दूध बनता है, तो जब माँ के पेट में दर्द होगा तो इस दूध के कारण बच्चे को भी कुछ नुकसान या बच्चे का भी पेट दर्द हो सकता है। माँ अगर अनाप शनाप खाती है या विरुद्ध आहार सेवन करती है, कुछ बाहर का खाना खाती है, तो उसका परिणाम बच्चे के डाइजेशन पर होता है। इसलिए हम लोग सूतिकावस्था में 6 महीने तक माँ को बोलते हैं कि आप बाहर का कुछ भी खाना मत खाइएगा, या जैसे हेवी गुरु पदार्थों को हम लोग वर्ज्य करवाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बहुत ही केयर करनी होगी। अगर माँ को बुखार है तो मेरे हिसाब से अभी हम लोग ट्रीटमेंट प्लान की तरफ चलते कि ट्रीटमेंट प्लान कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात,
रूल आउट द कॉज को रूल आउट करिएगा। और श्रमजन्य भी हो सकता है, भूताभिसंग भी हो सकता है थकान के कारण, तो उसकी सेवेरिटी देखिएगा, टेम्परेचर मेजर करिएगा और उसके बाद हम लोग ट्रीट उसको करेंगे। बुखार की अवस्था में बच्चे को दूध पिलाया जाए या नहीं पिलाया जाए, तो कई बार कुछ डॉक्टर्स कह देते हैं कि पिलाना चाहिए, कुछ कोई दिक्कत नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मना कर देते हैं। बट लाइक मेरे हिसाब से जो अगर बुखार ज्वर जो है, अगर दूध के भरने के साथ अगर ये हुआ है, तो वहां पर इस दूध को निकाल देना ही जरूरी हो जाता है। कई बार स्तन्य इतना ज्यादा आ जाता है ना कि बच्चा उतना पी नहीं पाता है, और ये पूरा भर जाने के साथ भी बुखार आता है और पेन होता है, ब्रेस्ट पेन भी इसके साथ एसोसिएटेड होता है। तो उस समय पे ब्रेस्ट पंप से इस दूध को निकाल दिया जाता है, और जैसे ही दूध निकाल दिया जाता है, 1-2 दिनों में धीरे धीरे हल्के से जो पेन होता है वो भी कम होता है, फीवर भी रिलीज होने में मदद मिल जाती है। तो अगर बच्चे को देखिए ऊपर का दूध देना भी ठीक नहीं होता है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा दिन में 3-4 बार की इसमें उसको पिलाते रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। हम लोगों को ये सोचना है कि माँ का जो बुखार है उसको बढ़ने नहीं देना है। बुखार के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है लाइक देवदार वैदिक कषाय, देवदार वैदिक काढ़ा। इसके साथ जैसे मैंने कल बताया था दशमूला, जैसे मुझे याद है कि कई सारे पेशेंट्स या कई सारे ऐसे लोग पूछते हैं, या कुछ ऐसे ऑनलाइन भी फोन वगैरह भी आते हैं कि क्या दिया जाए पेशेंट को बुखार है। तो पहला तो हम पूछते हैं कि दूध कितना है, दूध अगर अधिक आ रहा है तो दूध को निकाल दीजिएगा पंप के सहायता से, या अपने हाथ से, अपने घर में जो भी माँ बहन होती है उनके से भी आप उस दूध को निकाल सकते हैं। तो दूध अधिक भरना ये भी ठीक नहीं है, दूध अगर अधिक भर जाता है तो उसके साथ भी पेन और हेडेक या बुखार आता है। तो दूध को निकाल दिया आपने। फिर मेडिसिन में सबसे बेस्ट जैसे मैं बता रही, दशमूलारिष्ट। दशमूलारिष्ट ये ज्वर के लिए भी एक अच्छी दवा है, और जो भी ब्रेस्ट पेन एसोसिएटेड होगा, या सर दर्द है, या जो भी अस्वस्थता है, चिड़चिड़ापन है, सभी कुछ जो भी लक्षण मिल जाते हैं, इन सभी के लिए भी बेस्ट रेमेडी है। तीसरा, इसमें हम लोग रस धातु को देखते हुए आप दीपन पाचन भी जरूरी बन जाता है, तो इसमें आपको शुंठा, मुस्ता जो है, मुस्ता परपट, इन सभी का बनाया वो जो काढ़ा हम लोग पिलाते हैं जैसे रसपाचक के रूप में, वो भी यहाँ पर आप लोग उसको दे सकते हैं। काढ़े की मात्रा कितनी होगी, जो रूटीन मात्रा हम लोग उससे थोड़ा सा कम मात्रा में यूज कर सकते हैं, लाइक 10-15 ml बीड़ी की अवस्था में ये काढ़ा हम लोग देंगे। मुस्ता फांट, और लाइक मुस्ता के साथ साथ इसमें उशीर का फांट, उशीरास, उशीर का चूर्ण भी आप गर्म पानी के साथ पीने को दे सकते हैं। दूसरा, इसमें जीरकाद्यारिष्ट बेस्ट रेमेडी है। जीरकाद्यारिष्ट ये ज्वर से एसोसिएटेड जो भी अरुचि है, अश्रद्धा है, अनाव है, अदमान है, और खास करके स्तन्य की अगर समस्या है, यानी स्तन्य प्रवर्धन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसके लिए भी काम करेगा। लाइक जीरा ये अच्छे से काम करने वाला है, और आप जीरा का फांट भी बनाकर उसमें भी आप गुड़ डालकर उसका भी प्रयोग हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो जीरकाद्यारिष्ट, गुड़ जीरक, ये जो भी बाजार में मार्केट में मिल जाता है, या घर में भी आप जैसे हाफ टी स्पून जीरा ले लिया, 1 गिलास पानी में उसको भिगो दिया, 1 घंटे के बाद स्मैश करके उसमें भी गुड़ डालकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रेमेडी है जिसको मैंने पढ़ाया भी था, प्रताप लंकेश्वर। प्रताप लंकेश्वर ये खास करके सूती का ज्वर के लिए पेटेंट टाइप की औषधि है। इसकी हिस्ट्री के बारे में भी मैंने उस दिन इसको बताया था। लाइक प्रताप लंकेश्वर, लंकाधिपति के जो रुद्र रूप से ये बनता है ना, तो जैसे कि ये शरीर में जो भी कुछ ज्वर की अवस्था है, या उष्मा जो भी पनप करा रहा है, पित्त का जो भी प्रकोप हुआ है, इस पित्त के प्रकोप के शमन के लिए मानिए, या इस पित्त का प्रकोप कम करने के लिए प्रताप लंकेश्वर इज द बेस्ट रेमेडी। इसको आप 1 TDS या 1 बीडी या 1 से 2 बीडी के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। बेस्ट रेमेडी है प्रताप लंकेश्वर, जो इस ज्वर के इसमें बहुत ही अच्छा काम करेगी। नेक्स्ट है स्पॉन्जिंग, हम लोग करवा सकते हैं। इसके बाद पेशेंट को आप नहाने के, जैसे मैंने कल भी बताया था, अवगाहन के रूप में हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अंत परिमार्जन, बही परिमार्जन, शमन चिकित्सा, ये सारी बातें भी इसमें आएगी। जैसे भी पेशेंट की कंडीशन है, इस कंडीशन को देखते हुए इसका हम लोगों को प्रयोग करना है। नेक्स्ट इसमें है शतावरी गुड़। अभी शतावरी क्यों देनी है, एक्चुअली जो भी धातुक्षय हुआ है, इस धातुक्षय की पूर्ति के लिए हम लोग शतावरी का भी इस्तेमाल करेंगे। आप शतावरी चूर्ण दशमूल के काढ़े में डालकर भी दे सकते हैं, या शतावरी दशमूल का चूर्ण दोनों को साथ में भी दे सकते हैं। करीब करीब लाइक आपको अगर काढ़ा आपने बना दिया है तो इसको आप 50 ml या इस तक भी मतलब पहले दिन थोड़ा कम मात्रा में, फिर धीरे धीरे भी इसकी मात्रा को हम लोग बढ़ा सकते हैं।
हैं। ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है, शतावरी धातु का बल बढ़ा देगी और दशमूल जो है, जो भी एसोसिएटेड पेन है, इसको कम कराने के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। इसके साथ पेशेंट अगर बताती है कि अस्वस्थता है और नींद नहीं आ रही है बुखार के कारण मानो, तो इसमें आप ब्राह्मी वटी दीजिएगा। ब्राह्मी वटी भी एक प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट है, नर्वस सिस्टम को लेकर काम करेगी, और ब्राह्मी ये रसायन के रूप में भी काम करेगी, तो रस धातु के लिए भी काम करेगी, और जो भी चिड़चिड़ापन है, अस्वस्थता रहती है, वो सारी भी कम हो जाएगी। क्योंकि ज्वर का पेशेंट जो है ना, पित्त के कारण बहुत ही अस्वस्थ और ये रहता है, तो इसमें मन शांति, अगर मन का संताप, ये भी कई बार ज्वर का कारण होता है। किसी काम को लेकर हम लोग अस्वस्थ होते हैं, कुछ बड़ा प्रेशर होता है काम का, तो उस दिन भी हमें लगता है कि मुझे बुखार आने वाला है, ये हम लोग अस्वस्थ बन जाते हैं। तो मन का क्षोभ, मन का संताप, ये भी कहीं ना कहीं ज्वर का हेतु बनता है या होता है। तो इसीलिए इसमें भी हम लोग इसका भी विचार करें। आप ब्राह्मी वटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन सारस्वतारिष्ट है, उसका भी हम लोग यूज करेंगे, तो भी कुछ ये नहीं है। फिर इसमें भूताभिषंग या भूत बाधा के रूप में, ग्रह बाधा के रूप में हम लोग सुतिकावस्था में धूपन कर्म करवाते हैं। तो इस धूपन को जरूर करिएगा। धूपन जैसे आप डेली करवा सकते हैं, शाम के समय में कर सकते हैं। शाम के समय में जैसे हम लोग दिया बत्ती करते हैं ना 6 बजे के आसपास, उस समय पे अगर रक्षोघ्न चिकित्सा के रूप में धूपन किया जाए, तो जो भी कुछ दुष्ट शक्तियां है या भूत बाधा है, इन सभी के लिए भी ये अच्छे से काम करने वाला होगा। तो मुझे लगता है ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और लाइक यहाँ पे हम सभी प्रकार की चिकित्सा ज्वर में बताई गई है, दैव विपाश्रय, युक्ति विपाश्रय, लाइक कुछ ओम चांटिंग है, जप मंत्र का भी आप उपयोग कर सकते हैं, वो भी अच्छे से काम करेगा। फिर आपको अभ्यंग करना है तो यहाँ पर दशमूल तेल का है, या फिर लाइक कुछ हम लोग अलग से भी इसमें यूज कर सकते हैं, क्षीरबला तेल का प्रयोग आप लोग करते हैं तो भी चलेगा। फिर नेक्स्ट आता है इसमें आपको वटी के रूप में और कुछ ऑप्शन चाहिएगा, तो आप विषतिंदु वटी का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छे से काम करेगी। फिर लघुमालिनी वसंत है, सूक्ष्म त्रिफला है, संचमनी वटी का भी रोल रहेगा। गुरुचि घनवटी दे सकते हैं। गुरुचि बेस्ट रहेगी, जो रसधातु की विकृति को भी दूर करेगी, और जैसे कि रसवस्त्र स्रोत के ऊपर भी काम करेगी, ज्वर का भी शमन करेगी, धातु का भी तर्पण करेगी। तो गुरुचि, संचमनी वटी ये भी काफी अच्छे से यूज किए जाते हैं। इसमें पथ्यापथ्य सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि पेशेंट में खान पान को क्या दे, मेरे हिसाब से इसमें मूंग का यूज है, और जैसे यवागु है, ग्रुएल्स है, पेया है, मंड है, दाल का पानी, हल्का ही खाना दे इसमें। और मूंग दाल जैसे चावल को भून कर खिचड़ी के रूप में इसको दे सकते हैं। फिर उष्णोदक दे सकते हैं, षडंग पानी है, शुंठी सिद्ध जल दे सकते हैं, और जो भी तमाम सारे मैं फांट या पानक के रूप में जो भी सारा बताती हूँ, इसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं। तो पेशेंट की जो भी अरुचि या थकान वाली जो भी समस्या है, ये भी इसमें भी काफी राहत मिल जाती है। तो जैसे मैं बता रही हूँ कि ये सभी कुछ करते करते हम लोगों को उसके दूध या बाकी के एसोसिएटेड सारे जो भी कारण होते हैं, टायर्डनेस होगा, इसको प्यास अधिक लग रही है तो 2-2 घंटे बाद, 1-1 घंटे बाद इसको षडंग पानी पिलाते रहिएगा। षडंग पानी ये आम, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्वर है तो आम होगा, आम बना है तो आम को कम करेगा षडंग पानी है, रस धातु के ऊपर काम करेगा। और प्यास लगना, ये जो लक्षण होते हैं ना, इसके लिए भी काफी इम्प्रूवमेंट उसमें मिलती है, तो उसका भी हम लोग अच्छे से उपयोग कर सकते हैं पेशेंट की प्यास को देखते हुए। फिर लाइक दाढ़ी मावले हो, या फिर दाढ़ी मालिश तो भी यूज कर सकते हैं। फिर जैसे दाढ़िम का सीजन हो, दाढ़िम हो घर में, तो दाढ़िम रस दीजिएगा। दाढ़िम क्यों देना है? दाढ़िम ये पित्त का भी शमन करेगा, जो तृष्णा है, प्यास अधिक लग रही है, इसके लिए भी काफी फायदेमंद होगा, लाइक तृष्णा को कम कराने के लिए, और पोषण भी अच्छे से होता रहेगा, है ना। तो इसमें भी अब आपको ये भी सोचना होगा कि वात का ज्वर है, प्रधानता है क्या, और पित्त की प्रधानता है क्या, कफ की प्रधानता है क्या, उसको भी आप सोचिएगा, और इसके हिसाब से भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। फिर जैसे मैंने बताया, इसमें आप दूसरे एक अलग से भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक रासना चूर्ण है। रासना चूर्ण खास करके वातजन्य अगर ज्वर है, तो उसमें आप रासना चूर्ण या रासनादि कषाय जो मिलता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यवादि घृत मिलता है, जो लाइक इसके लिए यवादि घृत का क्यों देना है, यवादि घृत में जो हर्ब्स है, जिंजर वगैरह, तो ये आम पाचन के लिए, अग्नि के ऊपर काम करने के लिए अच्छे काम करेंगे, तो ये आप उसमें दे सकते हैं। पित्त प्रधानता अगर है तो जैसे मैंने बताया, उशिरासव अच्छा काम करेगा इसमें, और शतावरी गुड़ अच्छा काम करेगा। फिर लाइक सारस्वतारिष्ट भी दे सकते हैं, इसमें हम लोगों को अच्छा वो रहेगा। फिर मृद्रिका, मुनक्का जो होते हैं ना, मुनक्का को भिगोकर इसका पानी दिया जाए, तो ये दाह, तृष्णा शमन और पित्तजनित जो भी संताप है या कुछ पित्तजनित जो भी लक्षण होते हैं, इसके लिए भी काफी अच्छे से
काम करने वाला ये अच्छा होता है, क्योंकि मनुक का जो होता है ना, मुनक्का, ये पित्त का शमन करने के लिए अच्छा माना गया है, तो इसका भी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। कफ जनित अगर होगा तो इसमें पंचकोलारिष्ट, पंचकोल भी दीजिएगा। एक्चुअली पंचलोक हम लोग दीपन पाचन के बारे में यूज करते सोचते हैं, बट इसमें जो द्रव्य है ना, ये कफ के छेदन भेदन के लिए और कफ जनित लक्षण के लिए काफी अच्छे माने गए हैं। तो इस हिसाब से लंघन तो करना ही है, लंघन करना है, बट लाइक कभी बच्चे बच्चे को भी पिलाना होता है तो उतना मतलब इतना ये नहीं, तो लंघन करेंगे, बट इसके साथ साथ रस धातु का भी पोषण हो, ये भी हमें सोचना होगा, तो इसको भी आप देखिएगा। तो मुझे लगता है कि अभ्यंग, स्वेदन, अंत परिमार्जन, बहि परिमार्जन, युक्तिव्यपाश्रय, देवव्यपाश्रय, रक्षोघ्न चिकित्सा, भूतग्न चिकित्सा, इन सभी का अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा इसमें रिजल्ट मिल जाता है। गुरुची, शुंठी, दशमूल, और फिर पुनर्नवा है, मुस्ता है, परपट है, पित्त पापड़ा है, जो रस धातु के लिए काफी अच्छे माने गए हैं। ऐसे दीपन पाचन वाले द्रव्यों का प्रयोग है। देवदार, वैदिक कषाय अच्छा काम करेगा इसमें। पुनर्नवा मंडूर भी दे सकते हैं। फिर पटोल वाला, जो पटोल आदि कषाय मिलता है, पटोल जो रस धातु की इसमें ही अच्छा काम करने वाला ड्रग है, तो पटोल आदि कषाय भी मैं काफी बार प्रिफर करती हूँ, इसका भी अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता है। तो इस प्रकार से ट्रीटमेंट प्रिंसिपल में ये सारा कुछ होगा। और बाह्य परिमार्जन चिकित्सा में आप अभ्यंग करवा सकते हैं, अवगाहन करवा सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा, जो अगर बुखार बहुत ज्यादा चढ़ रहा होगा तो स्पॉन्जिंग भी काफी लाभदायी होती है। दूसरा एक कषाय मेरा पेटेंट रहता है, शुंठिकाई बना हुआ रहता है, वो है नागरादि कषाय। नागरादि कषाय में शुंठी वगैरह जो द्रव्य है और उष्ण द्रव्य है, पिपली वगैरह, तो ये भी आप कफजनित अगर लक्षण मिलते हैं एसोसिएटेड, तो इसमें भी आप इसका प्रयोग जरूर करें। बट पटोल, मुस्ता, शतावरी, इनका भी आप कंबाइन करके दीजिए। पटोल, मुस्ता दोनों ये दीपन पाचन का काम करेंगे, और इसमें जो शतावरी है दस धातु के लिए काम करेगी, तो इस रूप से भी दे सकते हैं। दूसरा, पेशेंट अगर बोलता है कि थोड़ी सी कुछ गले में खिचखिचाहट जैसी है, बुखार के साथ एसोसिएटेड कफ वगैरह है, तो इसमें लवंगादी वटी, एलादी वटी, कफकुटार रस, ये फिर थोड़ा सा ट्रीटमेंट प्लान इसमें हम लोगों को चेंज करना होगा। इसमें जैसे प्राणवस्तु की दृष्टि को देखते हुए भारंगादि कषाय है, भारंगी कफ के लिए और खांसी जैसे सिम्टम्स के लिए अच्छी काम करती है। फिर सितोप्लादी चूर्ण आएगा, फिर ज्येष्ठमध चूर्ण आएगा, कल्प तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इसमें एसोसिएटेड। अगर कफ सर्दी खांसी है तो उसको मैं अलग से बताऊंगी। फिलहाल तो ज्वर के लिए कैसे विचार करें, इसको लेकर यहाँ पर मैंने बताने का प्रयास किया है। अभी आप प्रश्न पूछिएगा, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि सूतिका ज्वर में किस प्रकार से हमें सोचना चाहिए। नमस्कार सभी को, बताइए मैम। नमस्कार रेखा जी, रंजीत जी, बोलिए। नमस्कार, नमस्कार, कैसी है, बोलिए। आप क्या देती है, बोलिए मैम, आपका क्या अनुभव है। और डॉक्टर सज्जन सिंह जी, बोलिए। नमस्कार सर, बहुत दिनों के बाद। यस, विकास सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रंजीत जी, बोलिए मैम। मैम मैंने आपका और रेखा मैम का बहुत बहुत थैंक यू। मैंने आपकी वजह से ना पेशेंट को 3 दिन के लिए मतलब उनका बस्तीकरण था वो कंप्लीट कर लिया। और रेखा मैम आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। आपने जो मतलब लास्ट टाइम थोड़ी मतलब मेरे मतलब कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा अप किया, आपकी वजह से थैंक यू मैम। शिल्पा मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मेरे को अभी ये पूछना था कि पेशेंट को कल मेंसेस आने थे, तो अभी हम वेट करें या मतलब अभी और कोई मतलब मेडिसिन में भी चेंज करना है मैम? अभी हम इसके लिए किस किस चीज के लिए हमने दिया था मैम, ये टोटल ओवरऑल पूरा? मैम इनफर्टिलिटी केस के लिए दिया था, 3 दिन का तो उसकी डेट पिचुरान। कब और की है, डेट कब की है उसकी? मैम उनको मतलब लास्ट मेंसेस 9 को आए थे, तो अभी हम्म 9 को आने हैं मतलब कल को मैम। ठीक है, तो मुझे लगता है ना हम लोग वेट करें कल के दिन का, यस मैम। है ना, कल के दिन का वेट करिए। तो इनफर्टिलिटी का तो आप मेंसेस आने का क्यों सोच रहे हैं, आप कुछ अलग सोचिए ना। नहीं मैं इसलिए पूछ रही थी कि अगर कुछ चेंज करना हो तो मैम मैंने एक आपसे मतलब केस और मतलब डिस्कस हाँ हाँ, करना बोलिए था ना, बोलिए कि बोलिए बोलिए। पेशेंट है एक, उनको ना हम्म मतलब पहले मेंसेस रेगुलर नहीं थे, तो उनको हम्म 1 साल पहले मतलब उनकी मैरिज को मतलब 5 ईयर हो गए हैं, तो हम्म उनको 2 बार प्रेगनेंसी उसमें कंसीव हुई, लेकिन हम्म बेबी का हार्ट रेट नहीं बना, मतलब कोई इशू रहा, तो वो अच्छा। अबॉर्ट हो गया मैम।
तो हम्म। उसके बाद उनको 1 साल पहले भी प्रेगनेंसी हुई, तो उसमें सिर्फ उनको 20 दिन ही मतलब ऊपर गए थे, तो बॉट हो गया वो भी बेबी। तो अभी उनको मेंसेस 3 मंथ से तो रेगुलर थे, लेकिन अभी जब मतलब इस मंथ में मतलब नवंबर में ही, तो उनको मेंसेस नहीं आए। तो जब मतलब चेक किया और उसमें टेस्ट नेगेटिव था, तो अभी उनमें क्या करना चाहिए? अभी 2 बार प्रेगनेंसी रही उनमें, है ना? यस मैम। 2 बार प्रेगनेंसी रही और 2 बार भी मतलब ये नहीं मिला, साउंड्स नहीं बने, हार्ट साउंड्स नहीं आए सुनने को, यस मैम। डेवलप ही नहीं हुई। अच्छा। यस और क्या मैम। है मैम, टॉर्च पॉजिटिव वगैरह किया आपने, टॉर्च टेस्ट करवाया पेशेंट का? मैम टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके, मतलब टेस्ट सभी नॉर्मल है, थायराइड का भी और टॉर्च टेस्ट वगैरह भी सब नॉर्मल है। तो उनका पहले हम्म। वेट थोड़ा ज्यादा था, तो अभी उन्होंने वेट भी थोड़ा कम किया था। तो ऐसे मतलब हम्म। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भी मतलब वो थोड़ा मतलब मेंटली भी बहुत स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा एज क्या है, मतलब एज क्या है? मैम उनकी एज 27 ईयर है। अच्छा, और 2 बार प्रेगनेंसी हुई, बट कार्डियक तो ये डेवलप नहीं हुआ। ठीक है मैम, यस ये कहीं मैम। ना कहीं हम लोगों को ना रसायन, पहले तो हम लोग ना इसको पूरा अच्छे से ये करते हैं, बट शोधन करेंगे पहले और फिर रसायन। तो कहीं ना कहीं कुछ आईयूजीआर को एक टाइप का क्यों हो रहा है, कुछ पेशेंट का वेट वगैरह लॉस हुआ है, या कुछ ट्यूबरकुलोसिस की वगैरह हिस्ट्री है क्या पेशेंट में? नहीं मैम, ऐसी कोई भी हिस्ट्री नहीं है उनकी, मतलब सभी टेस्ट नॉर्मल है उनके। अच्छा रेखा जी, पूछिए कुछ और, पीसीओडी की विकास सर प्रॉब्लम पूछिए। है मैम। हम्म। पीसीओडी की प्रॉब्लम है मैम उनको। हाँ, तो वेट कितना है पेशेंट का? मैम अभी उनका वेट 57 kg है। अच्छा, और काम वगैरह क्या करती है पेशेंट? मैम हाउस वाइफ है। हम्म। ठीक है। यस मैम। और कुछ तो क्या आपको खान पान के हेतु या अलग से कुछ हेतु मिले क्या? मैम पहले तो वो बहुत ज्यादा ऑयली फूड और बाहर का ज्यादा लेती थी जैसे, तो अभी मतलब मैंने वो सारा उनका बंद करवा दिया था, मतलब इस बार जब वो मेरे पास आए थे। तो पिछले हम्म। मतलब 3 मंथ से रेगुलर थे मेंसेस, बट इस बार फिर उनको मेंसेस नहीं आए। अच्छा, और कुछ पूछना है? सभी लोग मिलकर पूछिए। फैमिली हिस्ट्री कैसी है? फैमिली जॉइंट फैमिली में रहती है या नहीं सिंगल है? मैम, सिंगल है मैम वो। तो हस्बैंड क्या काम करते हैं? मैम उनका कंस्ट्रक्शन का वर्क है। मैम ये भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाले थोड़े गुस्से वाले होते हैं। नहीं मैम वो बहुत काम है, मतलब ऐसे ही नहीं लगता, मतलब मैंने पूछा था उनसे ये भी, तो वो बोलते कि ये बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरे साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फैमिली स्ट्रेस या किसी तरह का कोई स्ट्रेस वैसे नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब उनकी आज मतलब सासू माँ भी आई थी, तो उन्होंने बोला कि मेरी तरफ से भी ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, कि मुझे पता है कि कई बार हो जाता है ऐसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बस उनको ये है कि इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और सारा कुछ डायबिटिक? कर लिया, कोई कृमि का इन्फेक्शन नहीं है, नथिंग का फैमिली हिस्ट्री, मतलब ऐसे कुछ उनके फैमिलीज में ऐसे कुछ हुआ था कभी पहले भी? नहीं मैम ऐसे कभी नहीं हुआ, मतलब उनके इन लॉज में भी ऐसा कुछ नहीं है। और उनकी एक सिस्टर इन लॉ है, उनके भी मतलब 2 बच्चे हैं। और हम्म। जो दीदी हैं उनके भी मतलब जो मायके में भी हैं, उनके 2 भाई हैं, तो दोनों भाई के मतलब आगे बच्चे हैं। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं मिला? इसमें भी कुछ भी नहीं। कुछ हिस्ट्री नहीं है, कोई इन्फेक्शन की या कोई धातु क्षय की भी हिस्ट्री नहीं है? कुछ भी नहीं है, नहीं मैम। टॉर्च भी नहीं है, यस कोई मैम। हिपेटाइटिस की या कुछ पहले भी हिस्ट्री पहले नहीं? उन्होंने बोला था कि मेरा वेट जो था ना 63 kg था, तो अभी उनका वेट जो है 55 और 57 kg है मैम, मतलब आज मैंने चेक किया था। मेरे ख्याल हम्म। से एक बार उनका टीबी पीसीआर तो करके देखना चाहिए कि क्योंकि देयर कुड बी ट्यूबर, हम्म। वैसे तो उन्होंने करवाया ही है मॉन्टोक्स तो, लेकिन स्टिल कई बार पेशेंट्स वही ना, में मुझे वही लग रहा है ना, मैं वही इसीलिए एसिम्प्टोमेटिक। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं धातु क्षय कुछ तो है क्या, कुछ तो जैसे हिस्ट्री में हमें मिलना चाहिए ना। एक बार तो ठीक है, बट 2 बार हुआ है तो समथिंग मे बी रॉन्ग, है ना? क्योंकि सीमन मैम का टेस्ट से कराया मैंने सीमन? पूछा। यस हाँ। मैम वो भी नॉर्मल है, मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने इससे पहले मतलब एलोपैथिक मतलब ट्रीटमेंट था ना वो ही लिया था मैम। तो वो बोलते कि उन्होंने कोई इंजेक्शन था ह्यूमन कोरोनिन 5000 यूनिट, अच्छा, तो एचसीजी वो लगाया? उनको। जी जी। यस हम्म। मैम, तो वो लगाए थे, तो तभी उनको प्रेगनेंसी हुई थी, मतलब उसके बाद ही हार्ट रेट नहीं बना बेबी का। तो मैम प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी तो होगी होगी डेफिनेटली। कुछ यस तो मैम। हायर एंटीबायोटिक्स का भी उपयोग किया है उन्होंने फिलहाल, कुछ पहले इसमें सत्र में, पहले दौर में? नहीं नहीं मैम पहले मतलब स्टार्टिंग में किया था, मतलब 2-3 साल पहले किया था मैम, अब नहीं किया उन्होंने कोई भी, 1 साल से वो कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं इसकी।
ठीक है, ठीक है। और कुछ पूछना है सज्जन सिंह जी आप इस केस में? प्रकाश थोड़ा सा। तो रेखा जी मुझे क्या लगता है ना, पूरा हम लोग ना इसमें ना पूरा प्लान करते हैं, रंजीत जी पूरा जी शोडाउन यस मैम। करते मैम। हैं। आप ओके अभी मैम। तो वमन नहीं कराएंगे, अनुलोमन करवा देते हैं, विरेचन करवाते हैं पेशेंट का, फिर बस्ती का कोर्स देते हैं। बस्ती में पहले अनुवासन निरूह, फिर कुछ स्पेसिफिक हम लोग गर्भाशय का रसायन के लिए मात्रा बस्ती देते हैं, और फिर जाकर इसमें ना फर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। बिकॉज आई थिंक कि जो भी कृमि चिकित्सा भी करेंगे हम लोग इसमें ना, कृमि कुठार वगैरह भी देते हैं। तो जहां पर भी, यस हाँ, मैम। एक और जैसे मैम ने सजेस्ट किया, तो मोन्टाक टेस्ट आप जरूर करवा लीजिएगा ना। एक थोड़ी शंका मन में आ गई है, तो जितना अच्छे से हम लोग रूल आउट करें कॉज को, तो आगे बढ़ने में हमें ज्यादा दिक्कत यस नहीं मैम। आए, यस मैम। है ना। और टॉर्च करते यस हुए कितने समय हुआ आपको? यूएचजीआर टॉर्च करते हुए कितने दिन हो गए? मैम अभी तो मैंने नहीं किया था उनका, पहले मतलब टेस्ट जो हुए थे उसमें मतलब नेगेटिव है उनका सब जगह। अच्छा, तो फिलहाल एक सब कुछ रिपीट करवा ले, फ्रेश यस थोड़ा सा, मैम। एक यस मैम। यस सीबीसी मैम। रूटीन, यूरिन और यस थायराइड मैम। वगैरह भी सीरम देखा? इंसुलिन, हम्म, थायराइड भी, इंसुलिन भी एक बार देखे, कई बार उसकी वजह हम्म, से भी हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। यस बिल्कुल बिल्कुल। मैम। तो हम लोग अभी दीपन पाचन स्टार्ट कर देते थे, पंचकोल चूर्ण कर दीजिएगा स्टार्ट, पंचकोलासव या पंचकोलारिष्ट या पंचकोल चूर्ण गर्म पानी के साथ 3 दिन का देते हैं। ठीक है। फिर इसमें ना ठीक है मैम। जैसे अगर आप बता रही है, तो मुझे लगता है इसमें पंचतिक्त गुरुत्व का स्नेहपान करवा देते हैं 3 दिन का, और हम लोग फिर विरेचन देते हैं, अनुलोमन देते हैं, क्योंकि स्नेहन देकर करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। और अनुलोमन जितना इफेक्टिव होगा, जैसे हम लोगों को पूरे, देखिए अभी इसमें कैसे संप्राप्ति कैसे आप सोचिए खुद यस से कि मैम। इसमें हम लोग रूल आउट कैसे करेंगे। तो हमको कॉज नहीं मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं जैसे कि दोष की प्रकोपावस्था मानिएगा, या कुछ कुछ तो विषम शरीर में है, जिसके साथ गर्भाशय में गर्भ अच्छे से नहीं, उसका ग्रोथ नहीं हो रही है। तो चेतना यस मैम। धातु का विचार करना है, तो हृदय का डेवलपमेंट, कार्डियक एक्टिविटी डेवलप कराने के लिए हृदय जिससे भी बना हो, लाइक मांस से बना है, रक्त से बना है, और हृदय में जो भी दोष होते हैं, लाइक साधक पित्त है या व्यान वायु होगा, लाइक उन सभी का विचार करते हुए हम लोगों को दोष जो है, कहीं ना कहीं जो प्रकोप हुआ है, इन सभी को दोषों को, दुष्ट दोषों को निकालना है। फिर ऊर्ध्व मार्ग से निकालेंगे, अधो मार्ग से निकालेंगे, ये सारा सोचकर यस प्लान मैम। करना है। तो मुझे लगता है अनुलोमन पहले करेंगे, फिर हम लोग बस्ती करेंगे, तो पित्त का शमन, वात का शमन हो गया। अगर आप अभी ठीक है, वमन भी दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं अभी इस सीजन में। क्यों आप क्या कहती है रेखा जी, वमन से स्टार्ट करें? फिर वमन दे देते हैं पहले। मैम बढ़िया रहेगा अभी, लेकिन अनुलोमन हम किस चीज से देंगे मैम? अनुलोमन के लिए हम लोग तीव्र लेह का प्रयोग करेंगे। आपको क्या लगता है रंजीत जी, पेशेंट की प्रकृति क्या है? मैम उनकी प्रकृति कफज और पित्तज है। कफज और पित्तज है। ठीक यस है, मैम। अनुलोम, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग तो विरेचक वटी का भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें। हम्म। यस मैम। तो ठीक है, फिर अनुलोमन करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फिर बस्ती, इसमें तो बस्ती का ज्यादा रोल रहेगा, भाई गर्भाशय के इसमें काम करने के लिए, जैसे अपार प्रदेश में बस ये रहता है गर्भाशय, तो बस्ती देते हैं, निरु अनुवासन दशमूल वाला। बस्ती का कॉम्बिनेशन मैं आपको बता देती हूँ, कुछ अलग मैं सोचती हूँ इसमें। और अभी ये पंचकोल स्टार्ट कर दीजिएगा, फिर 3 दिन यस का। मैम। इसके साथ कृमि कुठार 2 बीड़ी दीजिएगा, कृमि कुठार। मैम पंचकोल चूर्ण और कृमि कुठार। हाँ, पंचकोल चूर्ण गर्म पानी के साथ कृमि यस कुठार। मैम। पेशेंट का दिनचर्या कैसी रहती है? मैम वो सुबह मतलब 5 बजे उठ जाती हैं और हम्म, रात को 10 बजे सो जाती हैं मतलब, और बाकी वो और अपने रूटीन वर्क करती हैं उसमें खान पान मतलब। की आदतें, मलमूत्र कैसा है? मैम खान पीन में वो बाहर का पहले ज्यादा खाती थी, तो अभी उनको थोड़ा मैंने बोला तो फास्ट फूड उनका ज्यादा था पिछले कुछ टाइम में, हम्म। तो अभी मैंने कल ही उनको समझाया तो अभी उन्होंने मतलब बंद किया होगा, मतलब ऐसा वो स्ट्रेस कर सकते। फैक्टर, स्ट्रेस स्ट्रेस फैक्टर या फैक्टर मैम उनमें कुछ ज्यादा नहीं है, स्ट्रेस वो बिल्कुल नहीं लेती, वो फिर बोलती थी। भी ना कुछ मेरे ख्याल से दे दे ऐसा, क्योंकि कई बार होता है कि स्ट्रेस फैक्टर भी एक रीजन रहता है बीच में। यस मैम, हो सकता है कि पेशेंट बता ना रहा हो होगा, हाँ, हो हो सकता है सकता। मैम बिल्कुल। तो ठीक है, हम लोग ब्राह्मी वटी स्टार्ट कर देते हैं ना फिर। ब्राह्मी हाँ वटी ठीक जी। रहेगी, उसकी नींद भी इंप्रूव हो जाएगी। नींद इंप्रूव हो जाएगी तो धातु का बल भी बढ़ेगा, और जी क्योंकि जी। अच्छी नींद की भी जरूरी होती है, धातु का बल बढ़ेगा तो अल्टीमेटली हम को रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे। तो ठीक है, हम्म। ब्राह्मी वटी दीजिएगा 2 बीडी, और कृमि कुठार दीजिएगा 5 दिन का कृमि कुठार। ठीक है मैम। कृमि कुठार रस मतलब। हाँ,
क्योंकि मुझे लगता है ना कहीं कृमिघ्न चिकित्सा कर दे तो मैम ये वो एक ओडी शोधन देना का ही है, प्रकार बीडी हो देना जाए। है। हाँ तो मैम इसमें हृदय द्रव्य भी दिए जाएंगे ना, क्योंकि उसकी कार्डियक एक्टिविटी नहीं आ रही है बच्चे की, तो यस उसमें मैं वही सोच रही थी ना कि जैसे हम लोग बस्ती का प्रयोग करते तो उस बस्ती में कंटेंट कुछ अलग से डालेंगे जो कि हृदय या गर्भाशय वगैरह पे ऊपर भी काम करने वाले होंगे, उसका ब्राह्मी विचार। बटी में कितने दिन देनी है ये 2BT? ब्राह्मी बटी 15 दिन दे देते हैं कम से कम, तो भी तो असर आएगा ना ब्राह्मी बटी 15 दिन का। ओके मैम। मैम मतलब पंचकोल चूर्ण 3 दिन के लिए देना है या 5 दिन के लिए? 3 दिन का बस, 3 दिन का बस। ओके मैम। तो और फिर कृमि चौथे दिन आप कुठार स्टार्ट रस। करेंगे, चौथे दिन आप स्टार्ट करेंगे पंचतीर्थ गृह का स्नेहपान 3 डेज ठीक के है लिए वो मैम। भी। 3 डेज के लिए। फिर उसके बाद एक दिन का हम लोग अभ्यंग करवाते हैं चंदन बला लाक्षादि के साथ, तो उसका। ओके मैम। और फिर नेक्स्ट डे विरेचन के लिए चूर्ण कुछ तो दे देंगे उसको। ठीक है मैम। और जो तो आपकी मैम पहली वाली फर्टिलिटी की केस है ना, आप में उसमें मात्रा बस्ती हो गया, पीचू हो गया, अभी क्या चल रहा है यस मेडिसिन, मैम। मुझे बताइए जरा मेडिसिन क्या चल रहा है। मैम उनमें आपने मतलब 21 दिन के लिए बोला था शीरपाक देने को, तो हम्म वो मैंने दे दिया था, शतावरी, अश्वगंधा, गुडुची और आई बलाचूरन थिंक का। शतावरी शिरपा को कंटिन्यू रखिएगा, जैसे अगर मानो बाई चांस प्रेगनेंसी है तो पोषण के लिए भी मदद हो जाएगी। आई थिंक उसको बंद ओके मत मैम। करिएगा अभी, और 5 दिन दे देते हैं, मेंसेस ठीक है आ जाए मैम। तो बंद कर देंगे। और क्या चल रहा है दूसरा। मैम उनमें फलगृत चल रहा है, मतलब बीबी। फलगुत भी रखिए मैम, फलगुत भी ओके रखिए, मैम। देखते मेंसेस आने तक ये कंटिन्यू रखिएगा। सिर्फ अभी पीछू और मात्रा बस्ती नहीं देंगे, फलगुत और ये दोनों रखिएगा। जिस दिन मेंसेस आएंगे मुझे बता दीजिएगा, फिर हम लोग सोचते हैं ना रेखा जी, क्योंकि मैम ये ऑलरेडी हम लोग शीरपा किस फर्टिलिटी के चीज लिए का बनाया था? शीरपा किस चीज का बनाया था? शतावरी, गुडुची, शतावरी अश्वगंधा अश्वगंधा और बलाचूरन मैम। बलाचूर्ण का। कितना कितना लिया था? मैम मैम ने बोला था 1-1 ग्राम, मतलब सभी। ओके। तो एक एक शिवलिंगी और पुत्र जीवक के मतलब जो चूर्ण था वो भी मैम मतलब समान मात्रा में दूध के हम्म साथ देना था 1 टाइम के लिए। एक टाइम के लिए। हाँ ठीक है, मुझे लगता है शिवलिंगी पुत्र जीवक का बंद कर देते हो, क्षीरपाक और फलगुत को कंटिन्यू रखते हैं। ओके मैम। मैम एक बार मुझे दोबारा बताएंगे शीरपा कैसे प्रिपेयर करना है हमने? क्षीरपाक में क्या होता है ना मैम, जितना भी आप बनवाना चाहते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट कितनी भी हो, लाइक 1 ग्लास दूध ले लिया आपने, उसको उठाकर आपको आधा बना देना है, तो इसमें जो एक एवरेजली मेरे हिसाब से पूरा मिलाकर जो होगा तो 5 से 7 ग्राम का, मतलब 1 चम्मच टीस्पून हम लोग पूरा जो भी चूर्ण इसमें डालना है शतावरी अश्वगंधा का, वो हम लोग इसमें डालेंगे और उसको पका देंगे। क्षीरपाक यानी पका देना। तो पूरा ठीक है। पकने के बाद उसमें जो द्रव्य होते हैं ना अच्छे से पक जाते हैं, तो उसकी गुणधर्म उसमें अच्छे से उतर जाते हैं। इसके लिए ओके। और फिर मतलब बल बढ़ाने के लिए धातु का जो भी आपका हेतु है उस अच्छा साध्य होता है, तो दूध भी अच्छे से ठीक है पक जी। जाता है और पचने में भी ये बताता है, धातु का भी पोषण अच्छा होगा। और शुक्र धातु का पोषण एवं रसायन में केवल दूध नहीं देना है, तो उसको अच्छे से उबाल कर देते हैं तो और अच्छा परिणाम मिल जाता है। ओके ओके मैम। मैम अच्छा मुझे ना अपने पेशेंट का भी केस डिस्कस करना था जिसकी मात्रा बस्ती कर रही थी मैं, हाँ तो हाँ, वो कल क्या हो वो गया मात्रा बस्ती का पेशेंट, बताइए जरा। मैम, हाँ वो उसका क्या हुआ, उसको ना हेडेक काफी ज्यादा, जो आपको उस दिन में बताया था कि हेडेक हो रहा है, तो उस दिन तो बीपी नहीं बढ़ा, लेकिन कल आई तो बीपी भी बढ़ा हुआ था। जब कल तो मतलब बहुत ज्यादा उसको वो थी दिक्कत, तो बीपी तो इमीडिएटली फिर मैंने सब मतलब कल नहीं दी फिर मात्रा बस्ती, क्योंकि उसको बीपी काफी हाई हो रहा नहीं था नहीं मत उसका। दीजिएगा। हाँ तो और आज उसको फिर मैंने मुक्तावटी दे करके भेज दिया था, और साथ में क्योंकि उसको गैस्ट्रिक वगैरह भी हो रही थी, तो इमीडिएटली मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उसको पेंटॉप इंजेक्शन लगा दिया था अच्छा कि अच्छा। उस कि मतलब उसको वॉमिटिंग सेंसेशन, मतलब सारा कुछ वही हो रहा था, वॉमिटिंग और वो सब। तो इस केस में मुझे क्या करना है आगे, क्योंकि आज भी मैंने उसको नहीं बुलाया, मैं कहा आप एक दिन रेस्ट करो, फिर कल मैं देखती हूँ। अभी मात्रा बस्ती मुझे लगता है ना रेखा जी बंद ही कर देते हैं, हम लोग स्टॉप कर देते हैं मात्रा बस्ती। ओके। अभी दूसरा क्या चल रहा है मेडिसिन। मैं मेडिसिन में उसकी चंद्रप्रभावटी, आरोग्यवर्धिनी और योगराज गुगल और वृद्धि वाटिका, ये चल रही हैं 4। चंद्रप्रभा, वृद्धि वाटिका, योगराज और वृद्धि वाटिका बटी। तो एक वृद्धि वाटिका को आरोग्यवर्धिनी आरोग्यवर्धिनी बंद कर देते हैं, आरोग्यवर्धिनी बंद कर देते हैं, वृद्धि वाटिका वटी बंद कर देते हैं, उसकी जगह पे हम लोग वरुणादि कषाय ऐड ऑन कर देते हैं। ओके। हाँ तो थोड़ा मेडिसिन बदल देंगे, मात्रा बस्ती को स्टॉप करवाइए दे,
दीजिएगा। पीसीओडी का ही केस है नहीं है? मैम एक राइट ओवेरियन सिस्ट है और साथ में स्मॉल इंटरम्यूरल फाइब्रॉइड है। ठीक है ना, फिर वरुण नदी कषाय भी काम करेगा। कहीं ना कहीं कुछ एक और पेशेंट को गुलकंद खाने को लगाइएगा 7 दिन का ना, पूरा गुलकंद वो 2 टाइम खाए, 1-1 चम्मच पूरा अच्छे से भरकर, और आहार में दूध का घृत का समावेश करे। जिस भी कारण से लाइक उसको सर दर्द हो रहा है ना कहीं पित्त और वात दोनों की दृष्टि है, तो इन दोनों के शमन के लिए घृत दूध काम करेगा। गुलकंद दीजिएगा जरूर खाने को, तुरंत उसको गुलकंद खाने को लगवाइएगा। और ठीक है। बीपी मॉनिटर करिएगा। अभी कितना था बीपी? मैम कल था 140/100। 140/100, ओके। कुछ हिस्ट्री है कि उसको हाइपरटेंशन हाँ की? जी, उसने बोला कि हिस्ट्री है, उसको पहले भी 1-2 बार हुआ है, तो बोली थी मेरा बीपी लो हो जाता है। मैंने कहा लेकिन जिस तरह से उसने अपने सारे पेन और सब कुछ इंडिकेट किया ना, तो मेरे को लगता है वही कंफ्यूज है, उसका बीपी हाई हुआ है हर बार। 1 मिनट में देख के पहुंच के ही जाऊंगा चंगी तरह। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बटरा फिर कुछ Similar सर्पगंधा घनवटी की जरूरत लग रही है क्या? कुछ मेंटाइट सिरप वगैरह दे देते हैं कुछ इसमें ना, फिर ठीक है लाइक जी। ब्राह्मी वटी वगैरह का जैसे भी चलेगा, क्यों थोड़ा मानसिक जो भी स्टेबिलिटी के लिए और उसको स्ट्रेस फ्री करने के लिए, है ना? हाँ जी। तो वो भी थोड़ा सोचिएगा। ब्राह्मी वटी या फिर सर्पगंधा वटी चालू कर दीजिएगा फिर थोड़े दिन के लिए, समय के लिए, ठीक है क्योंकि जी। हाँ स्ट्रेस फैक्टर कुछ होगा तो इसके कारण भी अगर वो सोच रही है ऐसे ना। एक और मैं ऐड करूंगी इसमें। मैम वेट भी ज्यादा है उसका ना, उसके हाइट किसका? के हिसाब से। मैम पेशेंट का। वेट ज्यादा है ना? हाँ जी। तो वेट के कारण भी हो सकता है। एज क्या बताया? मैम 37। हाँ, तो थोड़ी आ गई ना, 40 के एवरेज में आ गई तो हाँ बीपी थोड़ा जी। मतलब हो सकता है। बट अभी कोई भी मतलब पंचकर्म या कुछ भी नहीं करेंगे 8-15 दिन के लिए, ठीक है जी। है ना? ठीक है जी। हाँ। और कुछ अभी सूतिका ज्वर के लिए मैं और एक थोड़ा ऐड करूंगी। शुंठी लेप आप ललाट में लगा सकते हैं। शुंठी का लेप बहुत अच्छा है। बाकी सारा तो मैंने बता दिया। इसमें तुलसी और अदरक का भी लाइक काढ़ा आपको बाकी सारे कषाय बताए थे मैंने, बस तुलसी का काढ़ा बताना रह गया था। तो तुलसी और इसमें अदरक या शुंठी पाउडर डालकर बनाया हुआ काढ़ा आप दीजिएगा। और फिर लहसुन का प्रयोग जरूर करें। लहसुन वटी जो ज्वर के लिए भी काम करेगी, सर दर्द अगर एसोसिएटेड है उसमें काम करेगा, और कफ जनित अगर ज्वर है तो उसमें तो बेस्ट ही बेस्ट रहेगा। और गुड़ और अदरक का रस ये भी आप दे सकते हैं। गुड़ूची तो मैंने बता दी है ऑलरेडी। धनिया का भी हीम फांट बहुत अच्छा बेहतरीन दवा है पित्त जनित अगर ज्वर है तो वो भी आप करिएगा जरूर। और कुछ इसमें ऐड करना है किसी को? कषाय मैंने बता दिया, पटोल नागरादि कषाय, हल्का सा मैम ललाट आपने फांट किसका बताया अभी ज्वर के लिए? धान्य धान्य फांट, धान्य फांट धन्यवाद। बेस्ट बेस्ट काम करता है। धनिया का फांट बहुत सिंपल सिंपल ही देना है हमें सूतिका अवस्था में, है ना, क्योंकि ज्यादा ये नहीं करना है। और मुख शुद्धि के लिए भी मैंने मुनक्का का बता दिया था। मैम अभी इस फीवर के साथ में, जैसे अभी आजकल फीवर हो रहा है चिकनगुनिया और ये सब, जिसमें पेशेंट्स के मतलब जॉइंट्स में और पैरों में बहुत दर्द है, तो उन केसेस में हमें क्या देना है? मतलब फीवर तो ठीक हो गया सब कुछ है, लेकिन ये पेन्स जल्दी नहीं जा रही हैं। योगराज गुगुल दीजिएगा उसमें। और कुछ वसंत कल्प ऐड करते हैं, लघु मालिनी वसंत ऐड करिएगा। वसंत कल्प यानी धातु का पोषण। पेन नहीं जा रहा है तो धातु का दुर्बलता के कारण पेन है, तो धातु का पोषण करवाइएगा। रसायन दीजिएगा, रसायन चिकित्सा करिएगा, है ना। ओके मैम। रसायन के पहले मुझे लगता है अब मैं रसायन के इसके लिए मैं खास सेशन अभी लेने ही वाली हूँ, स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि रसायन के पहले भी शोधन करना जरूरी होता है। एटलीस्ट मृदु विरेचन तो दे और फिर रसायन देंगे तो ही इफेक्ट होगा। तो वही मैम 3 दिन का अनुलोम वो देख करके, जैसे पंचकुल चूर्ण या विपत्ति कर से 3 डेज देख के, फिर हाँ 3 हाँ, दिन स्नेहपान और फिर ये कर दे कुछ मृदु या फिर विरेचन। लाइक अभिपत्ति का चूर्ण भी दे सकते हैं ना, उसके साथ भी लाइक ज्वर की संप्राप्ति थी तो अभी जो भी दुर्बलता है उसके लिए भी काम होगा, पित्त का भी शमन होता रहेगा। और कुष्मांड डावले ऐड करवाइएगा पेशेंट में। कुष्मांड डावले या दाढ़ी मावले, तो फिर आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली अल्टीमेटली काम हो जाएगा। और फिर अभी जैसे आपने बताया ना चिकनगुनिया के बाद अभी तुरंत तो विरेचन देकर नहीं करवाएंगे, तो ऑलरेडी अगर आपको पोषण करवाना है तो दाढ़ी मावले हो या कुष्मांड डावले ऐड करिएगा। बट जैसे कि पेशेंट में ऐसे ही बोलता है कि मुझे वीकनेस है और कुछ मुझे पुष्टि के लिए, धातु पुष्टि के लिए कुछ चाहिए, तब हम लोग जाकर शोधन करवा कर रसायन देते हैं तो इफेक्ट रहेगा। अभी पेशेंट ऑलरेडी थोड़ा बुखार से उठा है तो उसको फिर से विरेचन देना भी ठीक नहीं है। ऐसे मृदु विरेचन देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती।
बट धातु कबल कोष्ठ अग्नि सब कुछ देखकर ही विरेचन भी करवाना पड़ेगा। कितने दिन हो गए चिकनगुनिया होकर उसको? मैम हो गए, मतलब हुए तो 20-21 दिन हो गए। अच्छा ठीक है, फिर इतना अभी दे स्टार्ट करेगा, दाढ़ी मौले और ये स्टार्ट करिएगा, और ठीक है। शिरपा कोई स्टार्ट करवा देते तो भी ठीक रहेगा, या फिर ठीक है। बादाम और बादाम मुनक्का अंजीर और कैश्यूज इनका पाउडर बनाकर दूध के साथ वो पिए, ये भी बल देता है। अभी ठंडी के दिन है ना, तो धातु का बल बढ़ाने के लिए काफी अच्छा ये काम करेगा। मैम हाँ इसको मैम वो भी रंजीत कर जी, सकते हैं ना, रात को वो डिप भिगो करके कर, सुबह इसको पीस के और फिर पीते दूध में डाल के। हाँ हाँ बिल्कुल वो भी कर सकते, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। हाँ बोलिए बोलिए सर बोलिए। मैम जो एक चीज अलग से पूछनी थी। मैम जो हम लोग रोटी लेते हैं नॉर्मली तवे की रोटी होती है, एक हाँ तंदूरी रोटी भी जो होती है जो नॉर्मल जो मिलती है ढाबे पे, तो ज्यादा पचाने में आसान ज्यादा गुणकारी कौन सी होती है, तवे की या तंदूरी? यस यस सर बताइए क्या पूछा था आपने। मैम जैसे कोई अगर पर्सन बाहर खाता है तो हम्म नॉर्मली बाहर तो है कि ढाबे वगैरह पे मान लीजिए तंदूरी रोटी भी होती है, तो वो हाँ तवे की रोटी भी होती है, तो ज्यादा हेल्दी और पचाने में आसान कौन सी ज्यादा होती है, तंदूरी रोटी या फिर तवे वाली रोटी मैम? तवे वाली, तंदूरी को तो मैं मना ही कर देती हूँ, तंदूरी रोटी से कुछ नहीं मिलता सर। तो वो तंदूरी कैसे बनाते हैं आपने कभी देखा है क्या? वो बहुत ही अलग उसमें होता है, फिर सोडा भी डाला जाता है उसमें। हाँ खमीर बहुत, वगैरह कुछ तो डालते हैं, लेकिन वो थोड़ा मुसलमानों में होता है, वैसे जो अच्छे होते हैं वहां पे खमीर नहीं के नॉर्मल आटे से ही रहता है। सर तो मैंने मुझे मेरा तो ये मानना है कि आजकल गेहूं का भी तंदूर मिलता है, अगर आपको चेंज के लिए खाना है तंदूर हाँ तो आप गेहूं का तंदूर खाइएगा, हाँ, तो गेहूं और के तंदूर मैदे की का मैं नहीं पूछ खाना रहा है। हूँ। और मैम वैसे भी गेहूं, तंदूर ठंडी के दिनों में तो ठीक है, बट आई सजेस्ट, सभी को मैं सजेस्ट करती हूँ कि चपाती मतलब गेहूं की जो भी बनती है रोटी वो खाए। नहीं नहीं मैम गेहूं की ही दोनों है, गेहूं की तवे की रोटी और गेहूं की तंदूर की रोटी, तो वो ज्यादा ज्यादा अच्छी कौन सी होगी, गेहूं अभी की? आप लाइक तवे की रोटी अगर खाते हैं तो वो बेस्ट है, बट अगर कफज प्रकृति का है और वेट वगैरह ज्यादा है तो उसमें आप तंदूर वाला भी खा सकते हैं कभी कभार के लिए। वैसे तो फिर तवे की ही रोटी बेस्ट रहती है, डाइजेशन के हिसाब से तो तवे की ही रोटी अच्छी है। मैम मतलब पचाने में ज्यादा आसान तवे की रोटी ज्यादा रहती है। तवे की रोटी तो रहती फिर है, तंदूरी रोटी में कफच में क्यों फायदा करती है अगर वो क्योंकि वो रूखा बनती है ना, भून कर बनाया जाता है तो रुक्ष गुण आता है, तो रुक्ष गुण अच्छा, कफ के लिए अच्छा होगा, वात के लिए तो नहीं। वात के लिए नहीं? तो हाँ कफच पित्तज अगर है, कफच पित्तज है, तो फिर मैम तंदूरी रोटी चल जाएगी उसमें? चल जाएगी कफच, चल हाँ जाएगी। कफच और आप पित्तज। देखिए ना वा- तंदूरी रोटी जब बनकर आती है सामने तो उसको हम्म, तोड़ने का काफी प्रयास करना पड़ता है, तो हाँ हाँ। मतलब वो उसमें इतना रूखापन या कड़कपन होगा ना, तो वो हम्म, फिर पचाने में तो दिक्कत आएगी आएगी ना। अच्छा अच्छा, पचाने में ज्यादा मुश्किल और है। चपाती हम लोग आराम से तोड़ सकते हैं, तो आप फिर चबा भी सकते हैं, तो चबा सकते हैं तो हमारे ऑर्गन्स में जैसे आमाशय भी हो जाएगा, तो उसको पचाने की भी क्षमता आमाशय की अच्छी रहेगी ना। तो ओके। रूखा सूखा आप खाते हो तो उसको पचाने में हम लोगों का जो शारीरिक लाइक कफ ज्यादा लगेगा, पित्त ज्यादा लगेगा, दोष ज्यादा उसमें खर्च हो जाएंगे ना। ओके हाँ, ओके। और कुछ रंजीत जी? मैम मैंने पूछना था, जो मैंने अभी ये एक वाला केस जो डिस्कस किया था, तो अभी हम्म इनको मेंसेस आए नहीं है। अभी मेंसेस आने का वेट करें, जहाँ हम मतलब पहले भी मतलब स्टार्ट कर दी? कल वाली तारीख वाला ना पेशेंट ना, यस 9 मैम। तारीख वाला ना, 9 तारीख वाला नहीं जो नहीं बता मैम, रही, जो अभी मैंने डिस्कस किया था न्यू वही वाला वही केस। वही। हाँ ठीक है, नहीं मैसेज आने तक वेट कर लेते हैं फिर। ठीक है मैम। तो मैम मैंने पूछना था, जो आपने कृमि कुठार रस बोला, वो मतलब अभी उसकी कौन डोज डेट क्या कब है? है उनको, उनकी डेट कब है लेकिन फिलहाल? मैम उनकी डेट 25 को थी, लेकिन अभी तो मतलब काफी टाइम निकल गया ना अभी तो। हाँ हाँ तो फिर आएंगे ही फिर मेंसेस तो, मुझे लगता है मेंसेस हो जाने के बाद ही स्टार्ट करें तो बेटर, बट ऐसा कुछ नहीं, हम लोग दीपन पाचन तो स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई यस दिक्कत नहीं। मैम। वो स्टार्ट तो कर मैम दीजिएगा, सिर्फ मैम स्नेहपान और विरेचन हम लोग गैप से करेंगे फिर अगर बीच में मेंसेस आ जाते हैं तो। यस मैम। तो मैम ब्राह्मीवटी भी स्टार्ट कर ही देते हैं हाँ फिर ब्राह्मी साथ बट्टी में। दीजिएगा, कृमि कुठार दीजिएगा और पंचकोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैम ओके मेंसेस के मैम। बीच में क्रमिक उठार वगैरह ब्रह्मीवटी दी जा सकती है कि मेंसेस हाँ के दी बीच जा सकती, कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्या है, दी जा सकती है, सिर्फ हम केवल ये लोग जो पंचकर्म नहीं करेंगे। पंचकर्म जो है वो नहीं करते हैं, हाँ बाकी ज्यादा बाकी चीजें सब दे सकते हैं चलेगा। बस? हाँ हाँ यस यस।
मैम शमन जो है सारी दे सकते, शमन जो औषधियां हैं वो भी दी जाती हैं, ज्यादातर जो दवाइयां हैं जैसे दी जाती है सर, दी जाती है। शमन औषधिया लाइक शिरपाक चल रहा है, कोई वटी चले तो दी जाती है, बस उसका लाइक उष्ण गुण वाला ना हो, या उसका कुछ कन्वर्ट मतलब ये ना बने, मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ कोई कनेक्शन ना हो, वो सारा चल जाता है। तो मैम जो कृमि कुठार रस है उसकी डोज क्या रहेगी 2 मैम? बीडी 2 बीडी 2 बीडी। ओके मैम। तो मैम इनमें कोई शीरपाक मतलब स्टार्ट करना है, या अभी कुछ नहीं करेंगे हम ऐसा? कर सकते शिरपाक भी कर सकते। मैंने बोला ना आपको कि दूध में लाइक सारा वो ड्राई फ्रूट वाला पाउडर डालकर दीजिएगा, या फिर बला ओके अभी जो हमने यूज किया था वो भी दे सकते हैं, शतावरी मैम। अश्वगंधा। बला चूर्ण और गुड़ूची चूर्ण का मैम? हाँ, या फिर विदारी कंदा ऐड करेगा, विदारी कंदा और अच्छा रहेगा। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। सो आई होप। चलिए फिर श्रुतिका ज्वर को लेकर आज अच्छा डिस्कशन हुआ, फिर आगे कुछ और कल के लिए कुछ और अलग से श्रुतिका रहती बता दीजिएगा। ठीक है, श्रुतिका ठीक है मैम। उन्माद या कुछ ऐसी चर्चा करते हैं। आप ओके मैम, फॉलो अप में थैंक यू सो रहिएगा मच। रंजीत जी, और करिएगा कॉन्फिडेंस से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम, और थैंक यू हम सो लोग मच कैसे, मैम। थैंक यू मैम। रेखा चलिए मैम ठीक। थैंक यू सो मच। वो रेखा मैम आप वो शेयर कर दीजिएगा दोनों के पैकेज जो मैंने आपसे कहे थे कि उसके हाँ जो आप उसके हैं, एक तो वो कैथेटर के और उसके सीलिंग जो भी आप यूज कर रही थी उसके पैकेज के साथ एक बार पिक शेयर कर दीजिएगा। हाँ हाँ। अच्छा, कैथेटर से 10 mm का है और सिरिंज 25 ml की, मतलब वैसे बेटर है 50 ml की आप ले लीजिए और अच्छा रहेगा, अदरवाइज 20 ml की सिरिंज है जो कि 25 ml तक उसमें ऑयल आ जाता है। कैथेटर 10 mm का सर। 10 mm का। हाँ जी। ओके, थैंक यू। ओके, चलिए फिर, नमस्कार। ओके। नमस्ते मैम, थैंक यू।